Jule. In the previous video, we discussed about the structure of the nucleus and its various parts, components. So, in this lecture, we will continue the topic and we will talk about chromatin and also the important functions of the nucleus. ठीक है. सो क्रोमैटिन जो है क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज़ क्रोमैटिन. सो क्रोमैटिन का क्या मतलब है, ठीक है. सो क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. सो कंफ्यूज मचा, एक बार फिर से सुन लीजिए. Chromatin is a complex that is formed of DNA and proteins and that eventually forms the chromosomes within the nucleus of eukaryotic cells. ठीक है. So that means chromatin किससे बना है? Chromatin एक ऐसा complex है जो कि बना है DNA और proteins से and together they form a structure that will be eventually known as chromosomes. और आप सबको पता है कि chromosomes as in DNA जो है वो कहाँ पे present होता है? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस. सो क्रोमैटिन जो होता है वो किससे बना है? यू ऑल नो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. ठीक है. सो आप इस डायग्राम को देखोगे यहाँ पे. So when you look here, this is the double helix structure. This is the double helical structure. We all know that DNA has double helical structure और उसमें कैसे nucleotides हैं, कैसे bases arranged हैं, all that thing. हमने Watson and Crick model of DNA हम सब ने पढ़ा हुआ है. So that means this is your DNA. Now when you look at the chromatin in a stretched form, they look like beads on a string. जैसे कि माला होती है कोई, जैसे ngata ठंगा जी ना चोसला ठंगे का काजू का ngata रिरिल युत्ते हो मेरा ते ना चोसला. यहाँ पर भी अगर ngata stretch जोस्ते स्ताना ngata थोंचे नोकी इका तो ऐसे इका रिरिल जिक और चोसला मामंग पोइट के इस तरह से. So these are attached चिकना चिक थुते होता नो. ठीक है. सो अगर ngata यूज थिन तेस्ता ना, इट वुड appear as beads on a string. ठीक है. सो ओके, सो क्रोमैटिन को जब आप देखते हो अंडर माइक्रोस्कोप इन एक्सटेंडेड फॉर्म, तो वहाँ पे यू विल फाइंड इट एज अ बीडेड स्ट्रक्चर. ओके, नाउ इफ वी हैव अ क्लोजर लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दैट इज दिस वन. सो वी विल सी द येलो थिंग हियर, सिलेंड्रिकल थिंग, ये जो येलो चीज़ है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 8 प्रोटीन्स. सो यहाँ पे वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 प्रोटीन्स. दैट इज, आई लेट मी ड्रॉ दिस इन येलो. सो वी वुड हैव 8 proteins and these proteins are known as histones. So these are known as histones. So they make a complex that is a protein complex जो कि आपको यहाँ पे एक cylindrical form में दिख रहा है. Okay. So now उस हिस्टोन के अराउंड यू सी समथिंग वाउंड. ओके, सो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का जो स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है आपको, दैट इज वाउंड अराउंड दिस प्रोटीन, दैट इज नथिंग बट योर डीएनए. सो दिस इज नथिंग बट योर डीएनए. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए जो है इट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दिस forms a structure that is known as nucleosome. So इसको हम क्या कहते हैं? This will be known as nucleosome. So यहाँ से आपको पता चलता है कि the beaded structure that you look at in a microscope, when you have a look at the extended form of chromatin material, so that is nothing but the histone proteins and DNA wrapped up or DNA surrounding the histone proteins. Okay. So now इससे फर्दर आगे चलते हुए the nucleosomes are then again packed into compact structures here. ठीक है. So यहाँ पे आप देख सकते हो it is packed into compact structures and then
फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फाइबर्स. सो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिला के बहुत सारे फाइबर्स बनाते हैं. दे आर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स. सो यही फाइबर्स आगे चल के उसकी वाइंडिंग होके, उसकी फोल्डिंग होके, वाइंडिंग होके, देन इट इज इवेंचुअली folded and winded and wound up into a structure that would be eventually known as chromosome. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्विकली. एक बार फिर से देख लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले आपका बेसिक आ जाता है, दैट इज अ डीएनए स्ट्रैंड. सो दिस इज नथिंग बट अ डीएनए स्ट्रैंड. ओके, सो दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड. सो डीएनए, अगर इसको हम यहाँ से भी ऊपर से भी देख सकते हैं कि यू ऑल नो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इनसाइड अ न्यूक्लियस. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स को अगर हम एक्सटेंड करके देखेंगे, क्रोमोसोम के अंदर के क्रोमैटिन मटेरियल को अगर आप एक्सटेंड करके देखोगे तो आप क्या पाओगे, वहाँ पे जो फाइबर्स निकलेंगे, फोल्डेड फाइबर्स, उसको आप क्रोमैटिन फाइबर कहोगे. सो वो फाइबर किस चीज़ का बना है? इट विल बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स. सो न्यूक्लियोसोम्स क्या है? दैट इज नथिंग बट 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आपके होते हैं. 8 हिस्टोन प्रोटीन्स दैट मेक अप अ कॉम्प्लेक्स एंड देन यू हैव योर डीएनए वाउंड अराउंड इट. देन यू हैव योर नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन. यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटीन होगा. उसके बाद अगेन फिर डीएनए विल बी रैप्ड अराउंड एंड देन अगेन यू विल हैव सच थिंग्स. एंड ओवरऑल जब आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में देखोगे, यू विल फाइंड अ बीडेड अपीयरेंस ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है, सो इसी को अगर आप डिटेल में देखोगे तो दिस इज नथिंग बट योर डीएनए. So I hope now you understand कि आपका chromatin is nothing but the genetic material. So which is very important क्योंकि क्रोमैटिन का बनना, दैट इज न्यूक्लियोसोम्स स्ट्रक्चर्स का बनना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. सो यू कैन इमेजिन अगर आपका डीएनए जो है ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ होगा इनसाइड अ न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से बहुत सारा जो है बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल पाती. और दैट इज़ वाई व्हेन वी लुक एट अ न्यूक्लियस वेयर यू हैव क्रोमोसोम्स इनसाइड इट, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो जो क्रोमोसोम जो है किससे बना है. अल्टीमेटली इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, और वो फाइबर्स किससे बने हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलाकर जो है फाइबर बनता है. एंड देन उस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहाँ पे आपको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं दैट इज रैप्ड अराउंड विथ डीएनए फाइबर्स. सो डीएनए हेलिक्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर क्रोमैटिन नहीं होता, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आपका जो डीएनए जो है वो अच्छी तरह से उसकी पैकेजिंग नहीं हो पाती टू फिट इनसाइड अ न्यूक्लियस. ठीक है, सो नाउ क्विकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन. सो क्रोमैटिन आपके 2 तरह के होते हैं. एक आपका होगा हेटेरोक्रोमैटिन. I will just write hetero, and then you also have euchromatin. One is heterochromatin and another is euchromatin. ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमा इज एक्चुअली कलर. ठीक है, सो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस को स्टेन करके देखते हो, क्रोमैटिन मटेरियल को स्टेन करके देखते हो, तो देयर आर रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेन आ जाता है, और देयर आर सम रीजन्स वहाँ पे कम स्टेन, और कुछ रीजन्स है वहाँ पे बहुत सारा स्टेन, और कुछ रीजन्स में कम स्टेन. सो दैट मीन्स वो रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है, दैट मीन्स वहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग जो है वो बहुत टाइट है. सो देयर इज़ वेरी टाइट पैकेजिंग ऑफ डीएनए अराउंड दिस रीजन. वेयर एज यहाँ पे अगर आप इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पे कम स्टेन हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे दिस रीजन हैज़ डीएनए विच इज़ लूजली पैक्ड. सो यहाँ पे आपका डीएनए जो है वो लूजली पैक्ड है. ठीक है, अब इसका मतलब so what is the significance of these areas? So that means जितना DNA आपका compactly arranged होगा, that means तो आपके genes जो है वो उतने exposed नहीं रहेंगे.
for expression, for gene expression, for transcription, that is DNA to messenger RNA का बनना, वो इस एरिया में बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पे DNA जो है बहुत टाइटली पैक्ड रहेगा. Whereas इस एरिया में जहाँ पे लूजली पैक्ड है वहाँ पे योर जीन्स विल बी एक्सपोज्ड. सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का होना बहुत ईजी हो जाता है. दैट मीन्स दिस एरिया इज एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन वेयर एज दिस रीजन इज इनएक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, और यू कैन से वेरी लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस हियर. सो डिपेंडिंग ऑन द एरियाज हम इसको दो नाम देते हैं, दैट इज हेटेरो एंड यूक्रोमैटिन. नाउ विच वन इज हेटेरो? हेटेरो इज द वन is the region where it is tightly packed, the region where the DNA is tightly packed and densely packed, और वहाँ पे it is darkly stained, उस region को आप heterochromatin कहोगे. and the region where आपका DNA जो है loosely packed होगा and वहाँ पे आपका easily जो है gene expression can take place, genes are exposed for transcription, that means DNA can easily get converted into messenger RNA. सो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इजीली हो सकती हैं. दैट इज़ वाई दिस रीजन इज़ नोन एज यूक्रोमैटिन. Okay, so now you understand that there are two types of chromatin material, that is one is heterochromatin and the other is euchromatin. Okay, so now we'll quickly sum up the importance of न्यूक्लियस, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस का सिर्फ स्ट्रक्चर किया था. सो नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है. ठीक है. सो जब भी आप किसी न्यूक्लियस को सोचते हो सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर यू हैव न्यूक्लियस. ठीक है. सो न्यूक्लियस एनक्लोजेस योर क्रोमोसोम्स. अभी हम उसी की बात कर रहे थे. इट ऑल्सो हैज़ न्यूक्लियोलस. Okay, so there are major three important benefits, I would not say benefits, importance of nucleus, जिसको हम तीन चीज़ों में sum up कर सकते हैं. There are other major importances of nucleus, but हम तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे. Number one is cell compartmentalization, that is कि जब आपके पास न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. ठीक है. सो सेलेक्टिवली परमिएबल होने का ये मतलब है कि इट separates the contents of the nucleus from that of the cytoplasm. क्योंकि cytoplasm के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. cytoplasm के अंदर you have so many other things, ribosomes, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, all those things. So उससे जो है इस nucleus जो है अपने contents को compartmentalize करके अलग रख सकता है. So that is a very major function of nucleus. ठीक है. So second one is gene expression. You all know कि इसकी न्यूक्लियस के अंदर यू हैव क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स एज इन DNA है. सो DNA जो है क्या करता है, फर्स्ट स्टेप इज इन जीन एक्सप्रेशन इज अ ट्रांसक्रिप्शन. सो ट्रांसक्रिप्शन कैन टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. सो एज द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो प्रोटीन्स विद इन द न्यूक्लियस दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन regulating the whole process of transcription. ठीक है. So the third important function of nucleus is that it helps in processing of the pre-RNA. तो मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन में कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है the DNA gets or it transfers the message to the RNA that would be eventually known as mRNA, that is messenger RNA. तो जिसको आप इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन कहते हो. ठीक है. सो बिफोर दिस mRNA जो कि अभी अंदर है DNA moves out into the cytoplasm to be carried out by the transfer RNA. So that pre-RNA, इसको अभी हम pre-mRNA नाम देते हैं. तो इसको जो है प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है pre-mRNA. सो इट नीड्स टू बी स्प्लाइस्ड, इट नीड्स टू बी एडिटेड बिफोर इट कैन बी सेंट टू द साइटोप्लाज्म. ठीक है. सो वही चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैंने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात की थी तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स की भी बात की थी.
So this is how the transfer of movement of your molecules or the things takes place within from the cytoplasm to nucleus and vice versa. Okay. So now this editing of pre-mRNA that takes place inside the nucleus before it is sent to the outside into the cytoplasm. So these are the three major functions of nucleus. Number one is cell compartmentalization, number second is gene expression, and the third is processing of the pre-mRNA before it is sent into the cytoplasm. Okay, now I hope you understood the lecture. Thank you.